चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स पार्ट 2। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 150 मिलीमीटर एंड अ फोकल लेंथ ऑफ 4 मीटर। भाई टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, हमें ऑब्जेक्टिव हिस्से की फोकल लेंथ बताई गई है 4 मीटर। टेलीस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ दी गई 4 मीटर, मीन्स F4 दिया गया हमें 4 मीटर। द आईपीस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 25 मिलीमीटर। आईपीस की फोकल लेंथ मतलब FE वो दी गई 25 मिलीमीटर। अब इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 25 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। 25 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर मीन्स उसको मैं लिख सकता हूँ 25 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये FE कितना आ जाएगा हमारे पास 0.025 मीटर। नाउ कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। भाई मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है टेलीस्कोप की, उसका फॉर्मूला क्या होता है FO बाई FE। FO हमारे पास 4 है, FE हमारे पास 25/1000 है। भाई 25 1 का 25 40 का 40 इंटू 4 160, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई 160। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब तुम्हें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी निकालनी है एक तरह की। तो भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का FO प्लस FE। FO हमारे पास कितना है 4, FE कितना 0.025, तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा भाई लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आ जाएगी 4.025 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। क्लियर है स्टूडेंट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। भाई माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट की हमें फोकल लेंथ बताई गई 1.25, मतलब FO दिया गया 1.25 एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब FE दिया गया FE दिया गया 5। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। माइक्रोस्कोप के केस में भी एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है। भाई ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जो हमने ऑब्जेक्ट रखा उसका डिस्टेंस हमें बताया गया 2.5, मतलब UO कितना हो गया 2.5। अब ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लेफ्ट साइड, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा नेगेटिव। U क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव ऑब्जेक्टिव के लिए। नाउ इफ द फाइनल इमेज फाउंड इज एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज किसके कारण बनेगी, फाइनल इमेज किसके कारण बनेगी भाई आईपीस के कारण बनेगी फाइनल इमेज, मतलब VE वो हमें दिया गया इन्फिनिटी। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मतलब एक तरह की हमें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी पूछी गई है। भाई डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस निकालना है तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव के कारण बनी इमेज VO प्लस UE, और ये मोड में होनी चाहिए। क्यों, हमने डिस्टेंस क्या लेने हैं पॉजिटिव, तभी हमारे पास एक पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा एक्यूरेट। चलिए भाई FO पता है, ऑब्जेक्टिव का हमें क्या क्या पता है फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट पता है, तो इमेज आ जाएगी इसकी। चलिए भाई लेंथ फॉर्मूला क्या होता है 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/U। FO की जगह कितना आ जाएगा 1.25, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 125, पॉइंट हटा दिया ऊपर 100 आ गया, इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO कितना -2.5, -25 ऊपर 10 चला गया। चलिए भाई इनकी कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 5, इज इक्वल टू 1/VO माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 5। चलिए इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से हमारे पास 1/VO किसके इक्वल आ जाएगा 4/5 माइनस 2/5, ये कितना हो गया भाई 2/5। तो यहाँ से ये आगे 1/VO आया हमारा 2/5, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो VO आ जाएगा, तो भाई VO कितना आ जाएगा 5/2, डेट इज 2.5। समझ गए स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है।
चलिए VO आ गया हमारे पास। अब हमने निकालना है UE निकालना है भाई, UE निकालना है। तो हमें आईपीस के बारे में क्या क्या पता है, एक उसकी फोकल लेंथ पता है और एक उसका हमें इमेज पता है। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा भाई 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। FE की जगह कितना आ जाएगा 5, 1/5 इज इक्वल टू 1/VE। VE कितना भाई इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0 माइनस 1/UE। तो 1/इन्फिनिटी हो गया 0, तो 1/UE किसके इक्वल आ गया माइनस 1/5 के, ये माइनस उधर भेज दिया। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो UE कितना आ जाएगा हमारे पास, UE आ जाएगा -5। अब ये वैल्यूज यहाँ फिट कर दो, VO की जगह 2.5 प्लस UE की वैल्यू क्या आई -5। जब उसके बाद मॉड लग गया तो मॉड क्या कर देगा उसकी वैल्यू को पॉजिटिव, तो वो आ जाएगा +5। तो 2.5 + 5 कितना हो जाएगा 7.5। ये आ गया भाई डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। समझ गए? दोबारा सुनो क्या किया, पहले तो डाटा नोट किया कि हमें क्या क्या दिया गया भाई। ऑब्जेक्टिव के बारे में फोकल लेंथ पता है, उसका ऑब्जेक्ट पता था। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड तो नेगेटिव ले लिया। अब आईपीस के बारे में फोकल लेंथ पता थी और बताया गया कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी मतलब VE इन्फिनिटी हो गया। तो मैंने ऑब्जेक्टिव की क्या निकाल ली, ऑब्जेक्टिव की निकाल ली इमेज और आईपीस की निकाल लिया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दिया, वो क्या आ गया लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर? चलिए, अ कन्वर्जिंग लेंस एक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद अ डाइवर्जिंग लेंस। भाई कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कनकेव लेंस। बोथ द लेंसेज बीइंग ऑफ इक्वल फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ इक्वल है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन? ओके भाई कन्वर्जिंग लेंस एक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद द डाइवर्जिंग लेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम होगी। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मैंने मान ली f1, कनकेव की मान ली f2। हमें दिया गया कि फोकल लेंथ इक्वल है, मतलब f1 इज इक्वल टू f2। भाई कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, बट कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव। हमें दोनों की नेट फोकल लेंथ निकालनी है। नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 और f2 इक्वल है, बस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मतलब ये एक f होएगा और ये -f होएगा, क्यों दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। तो भाई f1 की जगह 1/f आ गया और f2 की जगह -f आ जाएगा, -1/f हो गया इज इक्वल टू 1/f नेट। ये चीज़ समझ गए ना? f2 हमारा नेगेटिव है और f1 हमारा पॉजिटिव है, जबकि ये दोनों इक्वल है। तो f1 और f2 को मैंने f मान लिया और इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया। कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। तो f1 की जगह f आ गया, f2 की जगह -f आ गया, तो भाई सेम चीज़ें कट जाएगी, क्या आ जाएगा 0। तो भाई 1/f नेट इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से f नेट कितना आ जाएगा, f नेट कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल करो 1/0। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो मतलब इसकी जो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is kept in a liquid medium having a same refractive index. What would be the focal length of the in this medium? फोकल लेंथ निकालनी है भाई लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे क्या आएगा μ2/μ1। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। कहता कन्वर्जिंग लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको मैंने जिस मीडियम में रखा उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही है। तो वही जब μ2/μ1 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5/1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो भाई सेम चीज़ें कट जाएंगी तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2।
1 - 1 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। 1/f किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल, तो यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी नॉट डिफाइंड। चलिए जी नेक्स्ट, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल्स ऑफ द रिफ्रैक्शन इन 3 मीडिया ए बी सी आर 15 डिग्री 25 डिग्री एंड 35 डिग्री respectively, in which medium would the velocity of light be minimum? डिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है c/v। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई sin i / sin r। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है मैं c/v के इक्वल, फिर कहता है मैं sin i / sin r के इक्वल, तो भाई ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। c/v इज इक्वल टू sin i / sin r। c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। और सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ए बी सी 3 है, तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, मतलब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वेलोसिटी को। तो फर्क किससे पड़ेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो भाई वेलोसिटी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये एंगल कितने दिए गए 15, 25 एंड 35, 0 to 90 के बीच में ही है ना, 0 to 90 के बीच में ही है, तो वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज। तो जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होएगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होएगी, जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होएगा उतनी वेलोसिटी कम होएगी। तो 15 डिग्री के लिए वेलोसिटी क्या होएगी मिनिमम, एंड मिनिमम किसके मीडियम के लिए होएगी ए मीडियम के लिए। क्लियर है स्टूडेंट, समझ के चलिए नेक्स्ट, A ray of light incident on an equilateral glass prism। भाई पहले सबसे पहले तो हम ग्लास प्रिज्म बनाते हैं। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो भाई अगर ये इक्विलेटरल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। A ray of light incident on an equilateral glass prism, इस ग्लास प्रिज्म पे एक लाइट रे इंसिडेंट करेगी। चलिए जी इंसिडेंट कर लेते हैं। जिसका डिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, इस प्रिज्म का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। मूव्स पैरेलल टू द बेसलाइन ऑफ द प्रिज्म इनसाइड इट, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे। जो ये लाइट हमें इंसिडेंट कराई जब इसके अंदर एंटर कर जाएगी तो वो जो रे है इस बेस लाइन के पैरेलल मूव करेगी, तो मतलब ये रे कुछ इस तरह जाएगी और उसके बाद वो इमर्जेंट रे बन जाएगी। इंसिडेंट रे, डिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई ये इंसिडेंट रे इस सरफेस पे फॉल करी तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, और एक नॉर्मल यहां पे आ जाएगा, इस सरफेस पे आ गया, ठीक है। भाई दो लाइनें पैरेलल और ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्यों ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सुनो मेरी बात, ये नॉर्मल किस पे गिराया इस सरफेस पे, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये नॉर्मल, ये 90, तो ये सारा भी कितना हो जाएगा 90, जिसमें से ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। भाई रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे आपस में कौन सा एंगल फॉर्म करती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया हमारे पास 30 डिग्री। भाई डिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है म्यू इज इक्वल टू sin i / sin r अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, हमें निकालना एंगल ऑफ इंसिडेंस sin r को भेज दिया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू sin r।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया √3, आर कितना है 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू साइन आई। साइन 30 कितना होता है 1/2, √3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन आई। भाई साइन का कौन सा एंगल √3/2 होता है 60 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 60 डिग्री। स्टूडेंट्स समझ गए? दोबारा सुनो, पहले तो डायग्राम बनाओ, उसके नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई नॉर्मल सरफेस पे ड्रॉ किया तो सरफेस के साथ तो 90 बनाएगा, तो ये भी 90 हो गया क्योंकि पूरी लाइन 180 बनाती है। उसमें से ये 60 है तो ये 30 हो गया। फिर हमने स्नेच लॉ लगाया, वहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट, ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ABC is shown in the figure. If the refractive index of glass is √3, find out the value of the angle of emergence from the prism. पहले तो जी इसकी रे डायग्राम कंप्लीट करनी है। भाई ये एंगल 90, ये 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये क्या बता रहा है, ये 90 डिग्री है। इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, तो इस सरफेस पे नॉर्मल खींचूंगा तो वो भी यही होएगा क्योंकि 90 डिग्री। मतलब जो इंसिडेंट रे फॉल कर रही है इस सरफेस पे वो परपेंडिकुलर ही कर रही है। तो हमें पता है कि अगर कोई रे परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है तो ना ही वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो वो क्या करेगी, उसी रास्ते चली जाएगी। चलिए बिना डेविएट किए ये ट्रेवल कर जाएगी ऐसे। यहाँ तक क्लियर है? डेविएट नहीं करेगी क्योंकि वो नॉर्मली आ रही है। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट भी यही है, तो भाई ये तो दोनों कोइंसाइड कर रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। तो रिफ्रैक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में है, तो उसने भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल ही फॉर्म किया, वो भी कोइंसिडेंट ही है, तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो गया 0 डिग्री। अब इस मीडियम से लाइट आएगी बाहर। पहले तो हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। भाई ये 90 डिग्री वाली लाइन है ना, 90 है, तो इस पे नॉर्मल कैसा ड्रॉ होएगा, बिल्कुल इस तरह। ये आ गया यहां पे नॉर्मल इस सरफेस पे। अब डेंसर मीडियम है ना प्रिज्म, बाहर एयर है, डेंसर टू रेयर आएगी तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब लाइट ऐसे नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अब हमें निकालना है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, अब सुनो, BC लाइन और ये वाली लाइन डॉटेड लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल। भाई इस लाइन के नॉर्मल ये ड्रॉ किया मैंने, तो ये भी लाइन एक तरह का नॉर्मल ही तो है, 90 डिग्री है ना। दोनों लाइनें क्या होगी, पैरेलल। तो भाई अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, अगर वो 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, 90 60 तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब स्नेच लॉ क्या कहते हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई बाय साइन आर मतलब जिस मीडियम से लाइट गई, इस मीडियम से गई लाइट, साइन 30 बाय साइन वो वाला एंगल जिस मीडियम में एंटर कर गई। साइन आई बाय साइन आर का मतलब जिस मीडियम से लाइट गई और जिस मीडियम में लाइट गई वो नीचे आता है, मतलब साइन ई नीचे आ गया, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है। मतलब एयर में लाइट एंटर करी, कहां से, ग्लास से।
तो एयर में लाइट एंटर करी तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। साइन 30 1/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना दिया गया हमें, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर √3 आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है 1, साइन ई इधर आ गया, ये कितना आ गया √3/2। √3/2 इज इक्वल टू साइन ई। भाई साइन का कौन सा एंगल √3/2 होता है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आ गया 60 डिग्री। स्टूडेंट्स समझ आ गया, क्लियर है।